गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संतोष आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। फिर से क्या पहली बार हाजिर हो रहा हूँ। क्लास 9th के हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट में, जिस चैप्टर का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन, और क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर के नाम से ही जैसा कि पता चलता है, एक वर्ड दिया गया है जिसे कहा जाता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है, अच्छा मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि व्हाट डू यू मीन बाय रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, तो ये कमेंट में करके बताइएगा मुझे कि रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, बिना वीडियो को आगे देखे हुए। तो रेवोल्यूशन का अर्थ मैं समझाना चाहता हूं सबसे पहले बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में। बहुत ही कम समय में मैं ये बताना चाहूंगा कि रेवोल्यूशन क्या है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि सोसाइटी में टोटल चेंज ले आना, उसके हर सेक्शन में, चाहे वो पॉलिटिकल सेक्शन हो, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्शन हो, चाहे वो सोशल सेक्शन हो, चाहे वो रिलीजियस सेक्शन हो, यानी समाज के, हमारी सोसाइटी के हर पार्ट में चेंज जिस फैक्टर के द्वारा लाया जाता है उसी को कहा जाता है रेवोल्यूशन। इसीलिए ये जो रेवोल्यूशन है वो 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 1789। रेवोल्यूशन बहुत कम दुनिया में हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं उन्होंने सोसाइटी को पूरी तरीके से चेंज किया है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले 1774-76 में अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था, अमेरिकन क्रांति हुई थी, या उसी को हम कह सकते हैं अमेरिकन फ्रीडम फाइटिंग, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। कई लोग उसे क्रांति कह सकते हैं, लेकिन वो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था। इसके बाद जो अगला हमारा सबसे फेमस रेवोल्यूशन होता है, जिसने सोसाइटी को एक नया डायरेक्शन दिया, सोसाइटी को एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, वो था 1917 का रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन ने भी ठीक उसी तरीके से वर्ल्ड की सोसाइटी को पूरी तरीके से चेंज किया, और मार्क्सिज्म यानी मार्क्सवाद का जो कॉन्सेप्ट था, जो कार्ल मार्क्स के द्वारा स्थापित किया गया था, उसी को बेस बनाकर वहां रेवोल्यूशन किया गया था। हमारी कंट्री में भी एक रेवोल्यूशन हुआ है, जिससे पूरी दुनिया रेवोल्यूशन तो नहीं कहती है, लेकिन जो हमारे नेशनलिस्ट राइटर्स हैं उन्होंने उसे रेवोल्यूशन कहा है। हमारे यहाँ 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था, जिसे कहते हैं कि 1857 की क्रांति। तो आइए, दुनिया में इस तरीके के जो रेवोल्यूशन हुए हैं उन्होंने सोसाइटी को चेंज करने का काम किया है। तो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने पहले चैप्टर क्लास 9 फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, और उस टाइम के फ्रांस की सोसाइटी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, जब ये रेवोल्यूशन हुआ है तो हमें एक चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक लाइन हमें तय करनी पड़ेगी, एक लाइन हमें खींचनी पड़ेगी, जो कहा जाता है कि लक्ष्मण रेखा है, जिसके इस तरफ कुछ और है और इसके इस तरफ कुछ और। ठीक उसी तरीके से हमें यह जानना पड़ेगा कि बिफोर रेवोल्यूशन फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, बिफोर रेवोल्यूशन फ्रांस का समाज कैसा था, वहां का पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थे, और आफ्टर रेवोल्यूशन क्रांति के बाद वहां का रिफॉर्म कैसा हुआ, क्या पॉलिटिकल चेंजेस आए, क्या इकोनॉमिक चेंजेस आए, क्या सोशल चेंजेस आए। इस तरीके के चेंजेस को हमें पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन जिस टाइम फ्रांस में होता है, उस टाइम फ्रांस का पॉलिटिकल कंडीशन पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रांस का पॉलिटिकल कंडीशन कैसा है, यहाँ का पॉलिटिकल कंडीशन कैसा है। स्टूडेंट्स, 1774 में
1774 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है लुईस 16। लुईस 16 जो है 20 साल की उम्र में, उसकी एज कितनी है? 1774 में वो 20 साल का है। इट मीन्स उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1754 का है। ये तो तय हो गया, यानी 1754 में उसका जन्म हुआ है और 1774 में वो फ्रांस की गद्दी पे बैठता है। जो बैठता है उसका क्या नाम है? लुईस 16, लुई 16वां। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये बुर्बोन फैमिली से बिलोंग करता है, बुर्बोन फैमिली। आप ये पूछ सकते हैं कि बुर्बोन फैमिली क्या है? तो स्टूडेंट्स मैं ये बता दूं कि बुर्बोन फैमिली बुर्बोन राजवंश है जो फ्रांस में रूल करता था। जैसे एक दो एग्जांपल मैं और दे दूं आपके समझने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्यूडर फैमिली कहां थी, तो ट्यूडर फैमिली ब्रिटेन में थी और उसी ट्यूडर फैमिली की क्वीन थी क्वीन एलिजाबेथ, जिसके टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की गई थी। तो ठीक इसी तरीके से दुनिया के अन्य पार्ट्स में, अन्य भाग में बड़ी बड़ी महान फैमिलियां हुआ करती थी जिन्होंने दुनिया के अपने अपने पार्ट्स में, अपने अपने कंट्रीज के ऊपर रूल किया। जैसे मुगल अंपायर, मुगल फैमिली, खिलजी अंपायर, खिलजी फैमिली, तुगलक अंपायर, तुगलक फैमिली। ये सारे जो फैमिलीज हैं, सिंधिया अंपायर, सिंधिया फैमिली, तो ये सारे जो फैमिलीज हैं इन्होंने इंडिया में रूल किया है। तो ठीक उसी तरीके से बुर्बोन फैमिली ने, जो लुईस 16 के नेतृत्व में 1789 में जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, तो बुर्बोन फैमिली का अधिकार फ्रांस के ऊपर था। और इसी लुईस 16 की वाइफ का नाम है मैरी एंटोनिएटे। मैरी एंटोनिएटे, मैरी एंटोनिएटे जो है ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है। मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑस्ट्रियन हंगेरियन अंपायर, यानी ऑस्ट्रिया और हंगरी का साम्राज्य जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में था। तो चूंकि एक राजवंश है, ये एक बड़ा अंपायर है, तो इसके अंपायर का जो युवराज है, यानी जो सक्सेसर है, उसकी शादी भी किसी बड़े राजघराने के लड़की के साथ ही होगी। तो ये जो मैरी एंटोनिएटे है, ये मैरी एंटोनिएटे का जो राजवंश है वो ऑस्ट्रियन राजवंश है, ऑस्ट्रियन हंगेरियन। तो यानी ये कहाँ की है? ऑस्ट्रिया की है, और ऑस्ट्रिया की है। और इसके साथ हम ये तो इनका अपना पर्सनल बैकग्राउंड है कि इनका जन्म कब हुआ, ये किस फैमिली से बिलोंग करते थे, इनकी वाइफ का क्या नाम था। अब हम चलते हैं वहां का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसा है। ये जो यहाँ की इकोनॉमी है, जिसे हम कह सकते हैं कि जब लुईस 16 फ्रांस की गद्दी पे बैठता है, फ्रांस का जब वो राजा बनता है, तो उस समय उसे एक इम्प्टी ट्रेजरी मिलती है, यानी जो उसका खजाना होता है, जो उसका राजकोष होता है, वो पूरी तरीके से खाली था। खाली क्यों था? इसके पीछे 3 कारण है। 3 कारण आपकी बुक में दिए गए हैं। जो सबसे पहला कारण है वो है बैटल्स, बैटल्स या वार। लुई 16 से पहले जो इसके ग्रैंडफादर थे लुई 14 और जो इनके फादर थे लुई 15, इन लोगों ने कई बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, कई बड़े बड़े युद्ध लड़े, जिसके कारण, चूंकि आपको पता ही है कि युद्ध में बहुत अधिक खर्च होता है, युद्ध में सबसे पहले आर्मी को तैयार किया जाता है, उसके लिए आर्म्स एंड एमुनेशन की आवश्यकता होती है, उसके लिए शस्त्र और औजारों की आवश्यकता होती है। तो
जो ये युद्ध लड़े गए, इन युद्धों के कारण जो फ्रांस का राजकोष था, ट्रेजरी थी, वो पूरी तरीके से खाली हुई। यह भी एक फैक्टर माना जाता है। दूसरा फैक्टर जो है ये माना जाता है पैलेस ऑफ वर्साय। पैलेस ऑफ वर्साय, पैलेस ऑफ वर्साय, पैलेस ऑफ वर्साय जिसे कह सकते हैं वर्साय का राजमहल। वर्साय का राजमहल का कहने का मतलब हुआ कि देखिए, लुई 16 के जो ग्रैंडफादर थे लुई 14, उन्होंने अपनी शान शौकत के लिए एक पैलेस बनवाया था, जो जिसका नाम था पैलेस ऑफ वर्साइले। और पैलेस ऑफ वर्साइले जो था वो पेरिस से मात्र 12 या 13 किलोमीटर की दूरी पर था। और जिस टाइम ये बनाया गया उस टाइम इतना बढ़िया पैलेस दुनिया में कहीं नहीं था, और दुनिया का एक तरीके से उस टाइम पीरियड का सबसे बड़ा पैलेस था। जो उनकी वाइफ थी उनके लिए पर्सनली हजारों हजार की संख्या में सर्वेंट्स थे। यानी इस पूरे राजमहल की शान शौकत को बनाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे इनके ग्रैंडफादर बहुत ही महान राजा थे, उनके लिए युद्ध लड़ना, और उस युद्ध उन्होंने कई युद्ध लड़े और उससे उन्होंने कई सारी इकोनॉमी प्राप्त की, कई सारे वेल्थ प्राप्त किए, धन प्राप्त किए, तो उन्होंने एक पैलेस का निर्माण करवा लिया। लेकिन जो उनका ग्रैंड सन था वो उनकी तरह ब्रेव नहीं था, उनकी तरह ऑनेस्ट नहीं था, क्लेवर नहीं था, और उतना महान वो नहीं था, जिसके कारण पैलेस ऑफ वर्साय का जो वैभव था, जो उसका प्रभुत्व था, वो धीरे धीरे लुई 14 के बाद समाप्त होने लगा। लेकिन इस पैलेस का जो शान शौकत था, उस शान शौकत को बनाए रखने के लिए इस ट्रेजरी से बहुत ज्यादा धन खर्च किया जाता था। दूसरा कारण है। और जो तीसरा कारण है वो है यूएस से ब्रिटिश वार। ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के जाने दुश्मन है। यानी ब्रिटेन जहां फंसा रहेगा उसके विरोधी की सहायता करेगा फ्रांस। तो इस टाइम पीरियड में देखिए, ये 1774 है, और मैंने आपको बताया कि अमेरिका में 1776 में अमेरिका आजाद हो जाता है। लेकिन 1774 से उसका जो मूवमेंट है, फ्रीडम फाइटिंग का जो उसका मूवमेंट है ब्रिटेन के खिलाफ, वो 1774 में स्टार्ट हो जाता है। और अमेरिका को फाइनेंशियली और मिलिटरीली, यानी धन के रूप में और सैन्य सहायता के रूप में किसने मदद की? इसी फ्रांस ने मदद की। फ्रांस ने अमेरिका को धन से भी मदद की, यानी रुपए पैसे से, और मिलिट्री से भी मदद की, सेना से भी मदद की। तो जब आपकी खुद की ट्रेजरी खाली है और आप अपने लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, आपके लोग आपसे त्रस्त हैं, आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं, वैसी स्थिति में आप अपने दुश्मन को हानि पहुंचाने के लिए उसके विरोधी की सहायता करते हैं, तो आपका राजकोष तो और धीरे धीरे खाली होता ही जाएगा। तो यही कारण था कि यूएसए के फ्रीडम फाइटिंग में जब फ्रांस ने उसकी सहायता की, तो जो इसका बचा खुचा राजकोष था वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। तो समाप्ति के बाद जो यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो पूरी तरीके से खराब हो गई, और इसने लुई 16 ने कई ऐसे इकोनॉमिस्ट को फ्रांस की अर्थव्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी दी, लेकिन वो फ्रांस की इतनी बुरी हालात हो चुकी थी कि उस अर्थव्यवस्था को वो संभाल नहीं पाए। फिर लुई 16 ने क्या किया कि टैक्स इंपोज किया। इसने क्या किया? टैक्स इंपोज किया। टैक्स इंपोज का मतलब हुआ कि जो उस टाइम फ्रांस की सोसाइटी थी, अब मैं फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन से आपको फ्रांस के सोशल कंडीशन की तरफ ले चलूंगा। तो उस टाइम जो फ्रांस की सोसाइटी थी, उस सोसाइटी का कंडीशन कैसा था
वो सोसाइटी किस तरीके से रूल कर रही थी, किस तरीके से अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही थी, ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखिए, जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 भागों में बटी थी। सबसे ऊपर था फर्स्ट स्टेट, नीचे था सेकेंड स्टेट और उसके नीचे था थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट स्टेट था, फर्स्ट स्टेट के लोगों को क्लर्जी कहा जाता था। क्लर्जी में होता है पादरी इन द सेंस जो चर्च में धार्मिक कार्य करता है। जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में धार्मिक कार्य करते हैं पंडित, मुस्लिमों में धार्मिक काम करते हैं मौलवी, ठीक उसी तरीके से चर्च में धार्मिक काम करता है क्लर्जी या पादरी। दूसरा जो ग्रुप था सेकेंड स्टेट, इसे कहा जाता था नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब हुआ जो समाज का कुलीन वर्ग है। कुलीन इन द सेंस जो समाज में अपनी सबसे बड़ी सोशल स्टेटस रखता है, जिसकी समाज में सबसे ज्यादा पहुंच है, जिसका फ्रांस के बुर्बोन फैमिली में डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, जो बड़े बड़े फ्यूडल्स हैं, सामंत हैं, इनको कहा जाता था नोबिलिटी। और जो थर्ड स्टेट था यह 3 भागों में विभाजित था। थर्ड स्टेट 3 भागों में विभाजित था। थर्ड स्टेट में पहला था बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर एंड ऑफिशियल्स। ये थर्ड स्टेट का पहला भाग है। थर्ड स्टेट में दूसरा था पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स। और जो तीसरा था लैंडलेस लेबर्स। उसके बाद फिर स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, स्मॉल पीजेंट्स, ये लोग इस ग्रुप में आते थे। यानी जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट 3 भागों में बटा हुआ था। पहला बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर, ऑफिशियल्स, दूसरा पीजेंट एंड आर्टिजन, तीसरा लैंडलेस लेबर, स्मॉल पीजेंट्स। देखिए, ये उस टाइम के फ्रांस का सोशल स्ट्रक्चर था। इसको अगर मैं अपने कंट्री से बिलोंग करूं, इंटररिलेट करूं, जोड़ के देखूं, तो उनके यहाँ 3 स्टेट था, हमारे यहाँ 4 स्टेट था। हमारे यहाँ का जो सोसाइटी था वो 4 भागों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, फिर उसके बाद शूद्र। तो ये जो 4 हमारे यहाँ का डिवीजन है, तो 3 उनके यहाँ का भी डिवीजन है। प्रेजेंट टाइम में भी हमारे यहाँ 4 ही हैं, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। लेकिन हमें प्रेजेंट से नहीं लेना देना, हमें उस टाइम के फ्रांस के सोशल स्ट्रक्चर से मतलब है। तो ये वहां का सोशल स्ट्रक्चर था। देखिए, अब क्या होता था कि फ्रांस में जो टैक्स पेयर था वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट था। थर्ड स्टेट जो कौन था, टैक्स पेयर था। यानी टैक्स देने का काम सिर्फ और सिर्फ कौन करता था, थर्ड स्टेट करता था। यानी सेकेंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट को कुछ प्रिविलेज दिए गए थे, यानी उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। और वो विशेषाधिकार क्या थे कि उनको टैक्स से रिलीफ दिया गया था। यानी नोबिलिटी और क्लर्जी टैक्स नहीं देते थे। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको।
देखिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थर्ड स्टेट की थी। थर्ड स्टेट में भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, थर्ड स्टेट में भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लगभग 90% पॉपुलेशन किसकी थी, पीजेंट्स की थी। किसानों की जनसंख्या सबसे अधिक थी, लगभग 90% पीजेंट्स थे, यानी 10% में सारे लोग थे, क्लर्जी, नोबिलिटी और जो रिमेनिंग है जैसे बिग बिजनेसमैन है, मर्चेंट है, लॉयर है, ऑफिशियल है, इनकी संख्या लगभग कितनी थी, 10% थी। एक चीज और मैं बता दूं, जो एक तो ये डेटा है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो है कि पूरी फ्रांस में जितना लैंड है, फ्रांस में जो टोटल लैंड्स है उसका 60% लैंड्स किसके पास है, 60% लैंड है चर्च और नोबिलिटी के पास। यानी पूरे फ्रांस का 60% लैंड चर्च और नोबिलिटी के पास है, यानी जो रिमेनिंग 40% लैंड है वो किसके पास है, थर्ड स्टेट्स के पास है। थर्ड स्टेट्स में भी किसके पास है, जो बिग बिजनेसमैन है, मर्चेंट है, लॉयर है, ऑफिशियल है, जो पीजेंट और आर्टिसंस है। लेकिन जो लैंडलेस फार्मर है इनके तो नाम के साथ ही जुड़ा हुआ लैंडलेस, यानी इनके पास जमीनें नहीं है, स्मॉल पीजेंट्स, यानी इनके पास जमीनें नहीं है। तो एक तरीके से सोचिए कि जो व्यक्ति पूरे समाज की रीढ़ है, जिसके पैसे के ऊपर समाज ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, उसके पास क्या नहीं है, लैंड नहीं है। तो लैंड नहीं होने के कारण उसकी कमर और धीरे धीरे टूटती जा रही है। एक चीज, एक तो मैंने यहां डाटा दिया कि टैक्स पेयर कौन है। अब देखिए क्लर्जी जो है एक टैक्स लेता है जिसका नाम है टिथे। क्लर्जी, देखिए एक चीज मैं बता दूं, क्लर्जी टैक्स लेता है, किससे लेता है, थर्ड स्टेट से लेता है। थर्ड स्टेट से जो क्लर्जी है वो पर्सनली टैक्स लेता है। कितना लेता है, ये 10% लेता है। किसका 10%, टोटल प्रोडक्शन का 10%। किसका 10%, टोटल प्रोडक्शन, यानी जो पीजेंट्स के द्वारा कुल उत्पादन हुआ उसका 10% कौन लेगा, क्लर्जी लेगा। और ये 10% क्लर्जी अपने ऐशो आराम पे खर्च करेगा, क्योंकि क्लर्जी को टैक्स नो पेयर ग्रुप में शामिल किया गया है। क्लर्जी टैक्स नहीं देता है, लेकिन इस क्लर्जी के पास कितना लैंड है, 60% लैंड है टोटल फ्रांस का। तो टिथे नामक टैक्स जो है वह कुल प्रोडक्शन का 10% है, और ये क्लर्जी देता है। और किससे लेता है, थर्ड स्टेट से लेता है। इसके अलावा देखिए क्या है, थर्ड स्टेट से एक और टैक्स लिया जाता है जिसका नाम है टेले। टेले नामक टैक्स जो है थर्ड स्टेट से लिया जाता है। और ये कौन लेता है, ये स्टेट लेता है। स्टेट इन द सेंस गवर्नमेंट लेती है। किससे लेती है, गवर्नमेंट इन द सेंस राजा लेता है, लुई 16 लेता है, राज्य लेता है। किससे लेता है, थर्ड स्टेट से लेता है, क्योंकि टैक्स पेयर कौन है, ओनली एंड ओनली थर्ड स्टेट है। तो राज्य इससे टैक्स लेगा जिससे राज्य का खजाना भरा रहे। वो कौन सा टैक्स है, टेले नामक टैक्स है। इसके अलावा क्या, देखिए ये तो बच गया। नोबिलिटी क्या करता है, नोबिलिटी बेगार कराता है। किससे, बेगार किससे कराएगा, जो किसान हैं, जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, स्मॉल पीजेंट्स हैं, इन लोगों से नोबिलिटी क्या कराता है, बेगार कराता है। बेगार का मतलब स्टूडेंट होता है आपसे काम करा लिया जाएगा और आपको उस काम के बदले कोई मेहनताना नहीं दिया जाएगा, यानी उस काम के बदले कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। इसी को कहा जाता है बेगार सिस्टम। और बेगार सिस्टम इंडिया में भी लागू था और दुनिया के हर भाग में लागू था। तो नोबिलिटी, इसमें जो फ्यूडल होते थे, बड़े बड़े फ्यूडल यानी सामंत होते थे, जिनके पास हजारों हजार एकड़ की जमीनें होती थी, वो इन जमीनों पर इसी लैंडलेस लेबरर्स और स्मॉल पीजेंट्स से खेती करवाया करते थे,
तो एक तो ये इससे खेती करवाते थे जिसके बदले बहुत कम मेहनत आना देते होंगे, दूसरा ये इनसे बेकार कराते थे, और तीसरा फ्यूडल टैक्स भी कलेक्ट करते थे। फ्यूडल अपने लिए टैक्स भी कलेक्ट करते थे। किससे करेंगे? तलंजे तो देगा नहीं, टैक्स देने का काम कौन करेगा? थर्ड स्टेट, और थर्ड स्टेट में ये सारे लोग देते थे। तो इस तरीके का उस टाइम का फ्रांस का सोशल स्ट्रक्चर था। सोशल स्ट्रक्चर तो स्टूडेंट्स आपने देखा फ्रांस का पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था उस टाइम का। फ्रांस की जो ट्रेजरी है वो किन कारणों से खाली हुई ये आपने देखा। फ्रांस का सोसाइटी कैसा था, जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो कैसी थी, फ्रेंच सोसाइटी का डिवीजन कैसा था ये आपने देखा। फ्रेंच सोसाइटी का डिवीजन कैसा था ये आपने देखा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक वर्ड है जिसका नाम है लिब्रे, LIBRE। लिब्रे जो है फ्रेंच करेंसी है। क्या है? फ्रेंच करेंसी है, जिसे 1794 में क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया था। लिब्रे एक फ्रांस की करेंसी है जो 1794 में, जो फ्रांस में 1789 है, वहां से लेकर के 1799 तक का जो पीरियड है ये ट्रांजिशन पीरियड है, ये संक्रमण काल कहा जाता है। इसमें फ्रांस में वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम वो डिसएस्टेब्लिश हो गया है, वो पॉलिटिकल सिस्टम प्रॉपरली रन नहीं कर रहा है, यानी कोई पर्टिकुलर रूलर नहीं है। इसी कारण से 1789 से लेकर 1799 तक फ्रांस में जो ट्रांजिशन पीरियड है, इसी ट्रांजिशन पीरियड में लिब्रे जो फ्रांस की करेंसी थी उसे समाप्त कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने जो इनिशियल पॉइंट्स हैं, जो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी ये कैसा था, यानी रेवोल्यूशन से पहले सोसाइटी कैसी थी, उसको आपने जानने का कोशिश किया। तो इसमें जब इसकी ट्रेजरी खाली हो गई राजा की, तो राजा ने थर्ड स्टेट को क्या किया? टैक्स इंपोज करने के लिए थर्ड स्टेट्स के ऊपर राजा ने टैक्स इंपोज कर दिया, यानी टैक्स लगाने की कोशिश की। उसने टैक्स लगाया भी, लेकिन थर्ड स्टेट टैक्स कहां से देगा? थर्ड स्टेट्स का सोर्स ऑफ इनकम तो बड़ा कम है, तो इसलिए राजा ने जो ट्रेजरी भरने के लिए टैक्स इंपोज भी किया, उसका वो जो प्लान था वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो हमारा पहला 1.1 है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ये इसको हमने आज समझने की कोशिश की, मैंने आपको समझाया। और स्टूडेंट्स आपको और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे, और अगला पॉइंट्स जो होगा वो जो भी है हम उसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाए रखें।